चाहे विधानसभा को, पहले तो जो महिला है और छात्राएं हैं वो अपने दिमाग से ये चीज निकालते कि समाज क्या कहेगा। समाज बहुत बदल चुका है। आप अगर अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे तो समाज ये कहेगा उस व्यक्ति से मत भिड़िएगा, वो सरकार से भिड़ने वाला व्यक्ति है, वो सरकार से भिड़ने वाली महिला है, हमको कहीं कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो पहले तो महिलाओं को जो है और छात्राओं के बीच में ये चीज दिमाग में नोटिस होनी चाहिए कि सरकार से लड़ने के लिए हमको आगे आना चाहिए। अगर वो आज अगर आगे नहीं आएंगे तो किस प्रकार से उन्हें दूर दूर तक नियुक्ति पत्र के लिए जब कॉलेज अलाट होगा कैसे, स्कूल अलाट होगा कैसे पढ़ाने जाएंगे। अपने परिवार, अपने घर परिवार माँ बाप को समझाएं कि अपने माँ बाप को समझाएं कि पिताजी हम प्राइमरी में तभी नियुक्ति कर पाएंगे जब पहले उस नियुक्ति पत्र को लाने से पहले भर्ती को निकालने में मदद किया जा सके। इसके लिए आप सब बहुत कोचिंग में, हर कोचिंग में पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं इलाहाबाद में है, कोचिंग में कहीं ना कहीं ज्वाइन किए होंगे। पहले चीज तो जिस कोचिंग में, जिस बैच में, जिस ब्रांच में आप पढ़ रहे हैं वहां जरूर एक सप्ताह, हर एक सप्ताह में इस चीज को विशेष आप सब जरूर ध्यान दें। हर सप्ताह का एक तिथि चुन लीजिए, उस दिन विचार गोष्ठी करिए। कोई भी पढ़ाने आए तो सीधा कहिए कि 5 मिनट हम सबके भविष्य के लिए है और 5 मिनट में छात्राओं और छात्र के बीच में अपनी बात रखना चाहता हूं मैं शिक्षक भर्ती के लिए। हर एक छात्र, यहां पर जितने साथी उपस्थित हैं, इस चीज को आप सहयोग करें कि जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहां पर जाइए और सप्ताह में एक दिन 15 मिनट से 20 मिनट अपनी बातों को, अपने विचारों को नई शिक्षक भर्ती के लिए रखें, जिससे आपके हर 7वें दिन जब आप बात रखेंगे तो छात्र एक दिन खुद कहेगा कि हाँ भैया अब धरना देना चाहिए और चलिए और लखनऊ चलते हैं, जब तक भर्ती नहीं आएगी तब तक नहीं देंगे। तब आपका प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार से कहा गया है कि एक सड़ा सेब टोकरी में रखे हुए अन्य सेब को सड़ा देता है, उसी प्रकार से एक अच्छा व्यक्ति का भी अन्य व्यक्तियों को भी अच्छा बना देता है। हम भी ऐसे नहीं, इतना बड़ा धरना हम सबने लखनऊ में ऑर्गेनाइज कर दिया और इतने लोग आ गए, उसके लिए 3 साल से प्रयासरत थे। और लखनऊ की हर एक कोचिंग में हम सब जब यहां से गए थे लखनऊ, तो लखनऊ बच्चे एकदम निष्क्रिय थे, चप्पल पहन के ऐसे टहलते रहते थे वहां पर, कहीं इस कोचिंग, कहीं उस कोचिंग, कहीं उस कोचिंग में। कहीं एंट्री नहीं मिल पाती थी तो वहां से लिंक लगाया जाता, कहीं कोचिंग वाले डर जाते थे, अरे छात्र नेता है, बच्चों को इधर उधर बता देंगे। तो घुसने से पहले क्या कहते थे, ऐसा है कोचिंग वालों को बुराई मत करना, ऐसा भर्ती के बारे में ज्यादा निगेटिव मत फैलाना। हम किसी तरीके से मैनेज करके कोचिंग संचालकों को तब अपनी बात रखने जाते थे स्टेज पे। और आखिरी में क्या हुआ कि भर्ती नहीं आई, लोग रो रहे थे। हम सबकी आत्माओं पे क्या बीता है, हम सबको रात में 12 बजे आचार संहिता से लगने के रात 12 बजे बाद हम सबका तंबू चार दिएगा, बोल दिएगा जाओ जहां जाना हो, लेकिन यहां पर आप नहीं रहोगे। हम सब उठा कर कैसे रात बिताएं, कैसे हम सब रात बिता करके अगले दिन अपने अपने घर प्रस्थान किए हैं। कितना दुखित हुए थे, कितना हम सब परेशान थे कि कभी इतना कष्ट नहीं हुआ जिस दिन हम सब तंबू उतार करके बिना अपना हक पाए घर जा रहे थे। उस दिन ऐसा लग रहा था कि सब कुछ लूट गया। और आज भी वो दिन है कि अगर हम सब अभी भी सक्रिय नहीं हो पाए अपने हक अधिकार के लिए, तो ये दिन नहीं दूर है कि हम सब खाली हाथ अपने घर जाएंगे। कितने छात्र डिप्रेशन की वजह से फांसी के चूल्हे पर लटक जाएंगे। कितना माँ बाप अपने बेरोजगार छात्र को अपने घर पर देख करके खून का आंसू रोएगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। सब लोग कोचिंग में पढ़ते हैं, सब लोग अपने यहाँ विचार गोष्ठी सप्ताह में एक दिन रखिए और 15 से 20 मिनट के लिए। और जो भी
और धरने के लिए बहुत जल्द आप सबको आह्वान किया जाएगा। उससे पहले हमें सबको जगाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम सब धरना करते थे, बहुत प्रचार करते थे, कोचिंग में जाते थे और जानते हैं बच्चे कितने आते थे? 400 बच्चे, 300 बच्चे। अब पुलिस आती थी, पीट के भगा देती थी। आधे लोग डर के पहले ही भाग जाते थे पुलिस को देखकर, और बचे हुए सारे लोग में 2, 4, 5 लोग को छोड़ करके जब पुलिस आ जाती थी, थोड़ा सा गाली दी, आधे लोग वो भी बच जाते थे। तो ऐसे धरना नहीं होगा। आप कोई अपराधी नहीं है, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आप अपने केवल हक अधिकार के लिए मांग रख रहे हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं और भी कोई साथी हो, जैसे साथी इलाहाबाद के प्रशांत जी, आप भी आए की बात करते हैं। अभी सभी साथियों ने अपना अपना विचार रखा। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जब तक अधिक से अधिक छात्र वहाँ नहीं पहुँचेंगे, कम से कम 25-50 हज़ार की भी संख्या में तब कुछ होने वाला नहीं है। और जो वहाँ का मैनेज वाला काम है वो भी अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अगर सही से मैनेज नहीं हो पाता है तो कुछ बच्चे इधर कुछ बच्चे उधर लगने लगते हैं। आप जी आइए, आप बिना डरे वहाँ लोगों को रहना चाहिए। काफी पुलिस को देखते हैं और पुलिस को देख के डरना नहीं है, क्योंकि आधे लोग जो ये डरते हैं कि हम कोई अपराधी हैं, तो ये सबसे बड़ा गलत प्रभाव पड़ जाता है। नमस्कार, मैं प्रभात कुमार राय 17 बैच बलिया से हूँ। बहुत ज़रूरी चीज़ हमारे लिए ये है कि हमें पहले तो बोलना शुरू करना पड़ेगा, है ना। जहाँ भी खड़े हो रहे हैं, कोचिंग में खड़े हो रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ बीटीसी वाले मिल रहे हैं, पहले अपने लोगों को जगाना, संगठित होना बहुत ज़रूरी है। अभी 3 साल हमारे गुजर गए, कुछ नहीं हो पाया। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है और संगठित होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऑनलाइन आके लिखते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो नहीं दिखते हैं। यहाँ भी जैसा कि रजत भाई बता रहे हैं कि यहाँ खुद 30,000, 25,000, 20,000 भी बच्चे रहते होंगे, तो शाम को मिल रहे हैं, सुबह मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। तो संगठन बहुत जरूरी है, और संगठित होने के लिए हम सबको, देखिए एक वक्ता ना जब बोलना शुरू करता है, जैसे ये बोल रहे हैं, आप सब आके बोल रहे हैं, बाकी सब सुन रहे हैं, तो बोलने का प्रभाव पड़ता है लोगों पे। अगर आप अपनी कोचिंग में 10 मिनट बात कर रहे हैं सबसे, एक दिन अनसुना कर सकता है वो, अगले हफ्ते फिर आप वही बात दोहराएंगे, अगले हफ्ते फिर आप वही बात दोहराएंगे, उसे लगेगा कि हाँ यार 3 हफ्ते से एक ही बात कर रहा है, सही कह रहा है, सरकार के कान पे तो जू रेंग नहीं रहा है। कोचिंग वाले फिर हमको कहला रहे हैं कि हाँ वैकेंसी आ रही, सीट पक्की कर लो। तो हमें अपने संगठन को मजबूत करना होगा। पहली बात तो ये है, जिलेवार जो संगठन की बात भाई साहब ने की थी वो अच्छा है, मतलब पहले भी हुआ है, लेकिन हाँ फिर से हमें उसे थोड़ा सा खड़ा करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि जो दूसरा पहलू था कि विधायकों की सरकार नहीं सुनती, जाहिर सी बात है, सही बात है, बिल्कुल। विधायक का मोटरसाइकिल का चालान तक कटवाने से नहीं रोक पा रहे हैं, क्या ही सुनेगी सरकार। खैर, लेकिन फिर भी हमें अपना फोरम तो करना पड़ेगा कि जिस विधानसभा के, एक बार फिर से हम यही सोच रहे हैं कि जिस विधानसभा से हमारे प्रशिक्षु, क्योंकि लगभग 403 तक है हम लोग, तो वहाँ अपने क्षेत्रीय विधायक को भूल जाइए, सपा बसपा भाजपा छोड़ दीजिए। अब हमारा धर्म रह गया है कोई, न जाति रह गई है। अही भूमिहार ठाकुर ब्राह्मण नहीं की जा रही है। एक ही लक्ष्य, जैसे भाजपा वाले नहीं कहते एक ही नारा एक ही नाम, एक ही लक्ष्य रखना है बस हमको। सब कुछ मिटाइए, जिस भी पार्टी का हो उसको एक ज्ञापन दीजिए। कुछ हमारे विपक्ष में अच्छे वक्ता हैं, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी, जनसत्ता दल से राजा भैया हैं, उनकी आवाज दमदार है, विधानसभा में बोले हो सकता है, सुन सकते हैं। कांग्रेस से मोना दीदी हैं, क्योंकि होता क्या है ना, सीटें कम हैं लेकिन समय उनको भी मिलेगा 15-15 मिनट। हो सकता है विधानसभा के सत्र में अगर हमारा मुद्दा कोई उठाए, उमाशंकर सिंह है रसड़ा से, एकमात्र विधायक है बसपा से, तो मौका इनको पूरा मिलेगा ना बोलने का। तो ऐसे समाजवादी पार्टी में हमारे मित्रों का अगर कोई मतलब पहुंच सकता है तो वहां भी पहुंच सकता है। नेता प्रतिपक्ष तो पूर्व मुख्यमंत्री है। तो विधानसभा में भी हमारी कोई आवाज बने
जो विधानसभा के सत्र में हमारी बात को रखे, पटल पे क्वेश्चन करे हमारे लिए कि कितनी वैकेंसी है, कब आ रही है, क्या करेंगे आप, कितने लाख प्रशिक्षु बेरोजगार हैं। बार बार आप क्वालिफाई कर रहे हैं कि हाँ तुम एलिजिबल हो गए, तुम अब टीचर बनने के एलिजिबल हो गए। एलिजिबल भाई एलिजिबिलिटी बढ़ते बढ़ते वो हम अब 20 लाख के पार पहुंच गए हैं। फिर रिजल्ट आ जाएगा यूपी टेट का, उसमें और संख्या में इजाफा हो जाएगी। आप उसके बाद फिर लेते आइएगा फॉर्म की, भर दो, फिर से एलिजिबिलिटी टेस्ट दो। तो संगठन को मजबूत करना है। दूसरा यह है कि हमारी आवाज विधानसभा तक किसी चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा पहुंचे, इसका प्रयास। और उसके बाद संगठन मजबूत होगा तो सबसे बड़ी चीज है कि संख्या बल पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सारा खेल संख्या बल का है। सरकारें भी संख्या बल से बन रही हैं, तो हमारी आवाज भी तभी सुनी जाएगी जब हमारे पास संख्या बल होगा। आगे जब भी हो, जब भी वो दिन निश्चित हो, जब भी वो जगह निश्चित हो कि यहाँ जाना है, तो आप उतना तैयार रखिए खुद को और अपने मित्रों को। जो जोड़ने की बात भाई साहब कह रहे थे, बिल्कुल जोड़िए, प्रोत्साहित करिए उन्हें और बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ कि बोलिए आप। मैंने देखा है मेरे साथ के कुछ मित्रों को कि 2-4 लोग जैसे मिलके भी बात करने वाले, सरकार ने ये दिया वो दिया, वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। आप रुकिए, वहां बोलिए भाई 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, मुझे 2 साल हो गए एलिजिबल हुए, अब तक कोई वैकेंसी नहीं आई। बेसिक में तो नहीं आई ना, सबको पता है, फिर भी नहीं बोल रहा है। बोलना शुरू करिए, लोगों को जोड़ना शुरू करिए, और जो भी डेट निश्चित हो, समय जगह निश्चित हो, संख्या बल में हम कमजोर तभी पड़ेंगे जब कम संख्या में रहेंगे। देख रहे हैं कि सरकारें भी संख्या बल से बन रही हैं, चुनाव भी जीते जा रहे हैं संख्या बल से। तो नौकरी भी तभी आएगी जब हमारे पास भरपूर संख्या बल होगा, जब सड़कें भरेंगी, जब गार्डन्स भरेंगे, और जब कैमरे के फ्रेम में चाहे मीडिया का कवरेज हो या प्रशासन भी एक बार देखे कि हाँ व्यथित लोगों की भीड़ है, बेरोजगारों की भीड़ है, तो हमें संख्या बल पे काम करना पड़ेगा। आगे आगामी जो भी धरना हो, प्रदर्शन हो, शांतिपूर्ण। और दूसरी चीज है, देखिए जब संख्या बल हमारे पास होगा तो सरकारी लोग या यूं कहें कि उस आंदोलन को पथ से भ्रष्ट करने वाले लोग, अराजक लोग उसमें जुड़ेंगे। हम आप हैं, इसीलिए तो ये गेट टुगेदर हो रहा है, पहचान हो रही कि आप हम इनको पहचान गए, ये हमको पहचान गए। वहां जब मिलेंगे तो ये हमको देख के तो कहेंगे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो मत करो। और कोई तीसरा करेगा तो हम इनसे कहेंगे भाई या आप पहचानते हो, कहेंगे हम तो नहीं, तुम पहचानते हो, नहीं पहचानते हो तो उसको पकड़ो, क्योंकि वो आएंगे। कोई तो आएगा ना पत्थर चलाने वाला, टायर फूकने वाला, तभी तो सबको मार पड़ेगी। तो ये करना पड़ेगा कि कुछ लोगों का ग्रुप हमें बनाना पड़ेगा जो सब पे नजर रखे। नेतृत्व की बात है भाई, तो नेतृत्व में तो आप सब नेता हैं। यहाँ आप लोग को इसीलिए बुलाया गया ना कि अपने अपने जो मन की बात है वो वाली नहीं, रेडियो वाली नहीं, हाँ, तो जो है विचार है वो रखिए और उसको समायोजित करके एक नेतृत्वकर्ता के अंडर हम सब सर्वसम्मति से उसके लिए अपनी नौकरी के लिए काम कर रहे हैं। भाई हमारे आंदोलन से इनको ही सिर्फ नौकरी, आपको ही नौकरी थोड़े मिल रही है, या हमारे करने से सिर्फ हमें ही थोड़े मिलेगी, हो सकता है हमें ना भी मिले, है ना। तो दूसरी चीज है कि जब संख्या बल पहुंचे तो वहां हमें देखना पड़ेगा, और गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। जब समय मिलेगा तो बागी बलिया से भाई होगा, वो भी होगा। बगावत हमारे नस नस में है, और जब अरे माननीय प्रधानमंत्री जी चंद्रशेखर जी जब खड़े होते थे तब से सीखे हैं हम कि हमारी आवाज सदन में जरूर उठनी चाहिए। तो इसलिए हमें एक नेतृत्व, एक नेता की जरूरत है जो किसी पार्टी से हो, जो समय दर समय विधानसभा में हमारी आवाज को बुलंद करे और वो सशक्त आवाज हो, ऐसा नहीं कि उसे इग्नोर किया जा सके। तो ऐसे प्रतिनिधि राजा भैया भी हो सकते हैं, मोना दीदी भी हो सकती हैं, जो थोड़े अच्छे वक्ता भी हैं, जिनकी बात को विधानसभा में अच्छे से लोग सुने। दूसरी चीज है अराजक लोग, आरक्षक वो पहचान लिए जाएंगे, बाकी सबके चेहरे हम लोग पहचानते हैं, जो अलग से आएंगे उन्हें भी पहचान लिया जाएगा। संख्या इस बार अच्छी होनी चाहिए और ये बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि देखिए पिछली असफल नहीं हुए हैं हम लोग, धरना असफल नहीं होता, सीखे हैं हम लोग, हमें पता है कि हमारी हमसे कहाँ कमी रह गई। जैसे बता रहे ना कि कोचिंगों में हमें जाके ये कहना पड़ता, उसकी जरूरत ना पड़े, हमें कोचिंग वालों की जाके मिन्नतें ना करनी पड़े, एडजस्ट ना करना पड़े कि भाई तुम खुद निकल के आओ ना कोचिंग से बाहर,
हमें इसकी अगली बार वही कह रहा हूँ कि इतनी तैयारी हो कि हमें ज़रूरत ना पड़े कि जाके कोचिंग वालों से मिन्नत करके लोगों को जागरूक करना पड़े। जो आप वहाँ पढ़ रहे हैं, फीस दे रहे हैं, आप हक से बोलिए कि मैं बोलूँगा, हर सोमवार को 10 मिनट बोलूँगा, अपने लोगों के बीच बोलूँगा। उनको जागरूक करिए, उनको तैयार रखिए, कभी भी समय आ सकता है, तो तैयार रखना है, कमर कस के रहना है। हमारी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत जल्द पड़ेगी, और इस बार हम जीतेंगे। चाहते हैं आप भी बातें रखें कुछ। तब तक ऐसे ही हम लोग कोचिंग पढ़ते रहेंगे और कोचिंग फीस देते रहेंगे, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में रुके और धरना को सफल बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी। जहाँ तक हम लोग धरना किया उसमें कहीं न कहीं गलतियाँ हुई हैं, उसको हमें सुधारना चाहिए। हमें एक स्लोगन के साथ अपने धरने को स्टार्ट करना चाहिए, पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ में, क्योंकि सब पढ़ाई करना चाहते हैं और सभी धरने में नहीं पहुँच पाते हैं। हमें धरना कम से कम 1 घंटा रखना चाहिए और हमेशा डेली कहीं न कहीं सब लोग अपने अपने जगह जाके जहाँ भी सरकार के प्रतिनिधि 1 घंटा धरना दे, ताकि सबको पता चले, क्योंकि कोई भी पूरा दिन अपना नहीं बर्बाद करेगा ये सब धरने में। कि कोई भी आता है, एक टाइम ऐसा रहता है जिसमें धरना सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, फिर धीरे धीरे करके लोग कम होते चले जाते हैं और धरना इस तरह खत्म हो जाता है। फिर लास्ट में यही होता है, सरकार में दबा देती है किसी न किसी तरीके से। इसलिए हमें ज़्यादा अपना धरना न करके एक दिन, किसी भी दिन बड़ा धरना करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा धरना लगातार करते रहे, तभी इसका कुछ, क्योंकि पत्थर को तोड़ने के लिए हमें बारी बारी हथौड़ा मारना पड़ता है, क्योंकि एक साथ मारने में वो पत्थर कभी नहीं टूटेगा। बारी बारी धीरे धीरे करके मारने पर हथौड़े पर वो एक न एक दिन टूट जाएगा। इसी तरह से हमें धरना स्टार्ट करना चाहिए। इनके विचार से एक चीज़ हमें याद आया कि जब हमने अक्टूबर में धरना दिया था, एक बार हम नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के अजय लल्लू जी के पास गए थे। उन्होंने यही चीज़ कहा था एक बार हमसे कि आपकी संख्याएं कितनी हैं। तो हमने कहा कि हमारी संख्याएं 21 लाख के करीब है। कहन क्या 21,000 लोग रोड पर उतर सकते हैं? हमने कहा, बहुत सोचा, हमने कहा नहीं 21,000 तो नहीं, 2100 हो सकते हैं। कहन नौकरी चाहिए 21 लाख लोगों को और 21,000 लोग नहीं उतर पा रहे। और सरकार ये इतनी तानाशाह है कि आप सोच रहे हैं कि 2100 लोग जो है धरना ले लेंगे। यहाँ पर हम सबकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। इतने बड़े राष्ट्रीय पार्टी के हम सब हैं, तो आप सब तो एक छात्र हैं, आप सबकी आवाज़ को दबाने में समय नहीं लगेगा। और वही वजह था कि जब छात्र जो है विधानसभा में गया था तो गला दबा करके नौकरी दिया जा रहा था। जब शिक्षा मंत्री जी के पास गए थे तो वहां पर गाली दे करके नौकरी दिया जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि एकता, एकजुटता और संगठित, ये सारी चीजें होनी चाहिए। हम तो यहां तक कह रहे थे कि एक दिन ये इलाहाबाद की कोचिंग अगर बस कर करके अपने छात्रों को ले जाकर लखनऊ की सड़कों पर उतार दे। कानपुर वालों की मैं बहुत सराहना करता हूं कि कानपुर की कोचिंग है, जिस दिन आचार संहिता के 5 दिन पहले जो 3 तारीख को धरना हुआ था, उन्होंने बस ला करके छात्रों को रोड पर उतारा था। और उसका नजरिया ये हुआ कि उनकी कोचिंग पर प्रशासन का दबाव चला गया। फैजाबाद की कोचिंग है, उसने छात्रों को रोड पे उतारा था। बाराबंकी की कोचिंग है, उन्होंने रोड पे उतारा था। लेकिन इलाहाबाद की कोचिंग केवल व्यापार करना सिखाती है और व्यापार करती है। हमें कोचिंग संचालकों के दिमाग में यह डालना होगा इलाहाबाद के कि आप छात्रों से पैसा लेते हो तो कम से कम उनके अधिकारियों के लिए लड़ने में भी साथ दो। आज आप देख रहे होंगे टाइम से कोचिंग चल रही है, छात्र टाइम से जाता है, लाइब्रेरी जाएगा, टाइम से जाकर के कोचिंग में पढ़ाई करेगा। लेकिन कितने दिन, एक छात्र हमको मिला हुआ था 2019 में मिला था, 2019 में मिला हुआ था। एक लड़का था, ये बगल में रहता है, सीमा कैफे के बगल में, बहुत खुश था। उसको मैं हमेशा समझाता था भैया कि धरने के लिए आया करिए। वो कहता था, एक दिन ऐसा बोला, भैया ऐसा क्या, जब नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी। और आज जानते हैं क्या हुआ, अभी इनको 12 बजे वो मिला था, रोवासा टाइप था। कहन भैया नौकरी आ ही नहीं रही है। हमने कहा 5 बजे पहुंच जाइएगा।
5 बजे यहाँ शाम को आ जाइएगा, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी नहीं आया है, अभी भी वो लाइब्रेरी में होगा। उसको ये लग रहा है कि भर्ती आएगी, कहीं हमारा सिलेक्शन ना हो। ये सबसे बड़ी भूल है कि भर्ती आएगी ही नहीं तो आपको घर जाना पड़ेगा। और जो चीज आप कहते हैं, प्रकृति का एक नियम है कि जब स्मरण होता है तो विस्मरण भी होता है, तभी आगे चीजों को आप सीखेंगे। और घर गए और वहां से 1 साल बाद आए तो सब बराबर, आप फिर दोहराएंगे। कहते नहीं जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा पड़ गया तो आकार ले लेगा। और भर्ती आई नहीं, आप पढ़ रहे एक समय ऐसा आएगा, छोड़ छाड़ के चले जाएंगे दिल्ली कमाने, उम्र हो जाएगी, शादी हो जाएगी, गृहस्थ आश्रम में आप प्रवेश कर चुके होंगे, फिर भर्ती आएगी, फिर कहेंगे यार मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में। ये होता है। इसलिए निवेदन है कि जितने भी यहाँ साथी थे, काफी अच्छा विचार था। जो चीजें हमको उसमें बदलाव करना था, पहले चीज जो छात्राओं की संख्या है उनको बनाना पड़ेगा। दूसरा, कोचिंग में सप्ताह में जिस प्रकार मोदी जी एक देश का प्रधानमंत्री मन की बात करने के लिए रोज 5 बजे हाजिर हो जाता है, क्या आप सब अपने भविष्य के लिए हर सोमवार को 15 मिनट नहीं दे सकते हैं? भर्ती संबंध में विचार छात्राओं के बीच में, छात्रों के बीच में दे सकते हैं। जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आप सप्ताह में 1 दिन भर्ती मुद्दे पे बात करें। भर्ती का प्रोग्राम क्या चल रहा है, विभागीय हमसे जुड़े हैं आप सब, उसके मुद्दे पे क्या काम हो, हम बताएंगे कि विभाग से कोई काम नहीं हो रहा है और सरकार भी इस पे काम नहीं करे। उस चीजों को छात्राओं को छात्र के बीच में बताइए डायरेक्ट, ये पेपर के चक्कर में नहीं, क्योंकि पेपर में वो छपवाएंगे और पेपर यूट्यूब वाले चलाएंगे, बिग ब्रेकिंग न्यूज आ गई भर्ती, और 50,000 लोग देख डालते हैं, उनका 10,000 रुपए बन गया। उनको अपनी बेरोजगारी दूर करनी है, कोचिंग वालों को अपनी सीट फुल करनी है, मुख्यमंत्री जी को दबाव बनाना है, विरोध ना हो पाए, और विपक्ष का मुद्दा पकड़ना। लेकिन विपक्ष भी मुद्दे को नहीं उठाता है, इसलिए सरकार सत्ता में नहीं आ पाई। जब कहते नहीं कि कहावत है गांव में, कहावत ऐसा कुछ है कि जब चिड़िया खेत चुग गई तो क्या कैसे कुछ तो पछताने से कोई मतलब नहीं है। अब जब 5 साल आपका समय बीत ही गया, आप चुनाव हार गया, 5 साल के लिए नेता प्रतिपक्ष का काम कर रहे तो कोई मतलब नहीं। अब आप आए हैं तो लगातार 2024 को देखकर लगातार छात्रों के मुद्दों को उठाते रहे। ये होता है नेता प्रतिपक्ष का काम, ये होता है विरोधी नेता दल का काम, ये होता है एक नेता का काम कि जो है मौजूदा सरकार की कमियों को गिनाते हुए बराबर मुद्दे को उठाते रहे, शांत ही न बैठे। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अगर उसका एक भी विधायक अगर आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में होता, विधानसभा में होता, शायद वो शांत ना होता। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के सभी पार्टियों के नेताओं को सीख लेना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि आपके पीछे में 111 विधायक हो, 200 विधायक हो, तभी आप मौजूदा मुख्यमंत्री सवाल करेंगे। आप विधानसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, मुद्दे उठाइए। छात्र, नौजवान, किसान आपके साथ खुद ही जुड़ना शुरू कर देंगे। तो बस इस मीटिंग का सार यही था कि आपके विचार लेने थे और उस पर बदलाव करना था। बहुत जल्द आपके भी आप आइए जो है, और एक छात्र संगठन फिर से तैयार हो रहा है। मैं रामविलास वर्मा बलरामपुर जिला से 2017 बैच है। जैसे संगठन मजबूत कैसे होगा भाई, आप देखिए 1857 की क्रांति क्यों असफल हुई, क्यों असफल हुई भाई? एक तो महिलाएं तो पहले ही कट गई, महिलाओं का साथ नहीं रहा। महिलाएं के सबसे मेन वजह है ना जाने की क्या वजह है, उनको साथ नहीं मिल पाता है। अगर उनको मुहैया करा दिया जाए कोई ग्रुप या बस के साथ में मुहैया करा दिया जाए तो वो सारे लोग जाएंगे, और सारे जितने लोग जाएंगे वो साथ में ही रहेंगे। जैसे कि एक मुट्ठी है, 5 लोग हैं, इसमें 5 उंगलियां 5 लोग, अगर इसमें एक साथ हैं तो एक साथ ही रहेंगे। अगर 5 हाथ ले लिए जाए, 5 अलग हो गए, वहाँ जनसंख्या दिखेगी ही नहीं। लेकिन अगर जब साथ में सब लोग गए हैं तो एक साथ ही रहेंगे, क्योंकि जाने का रास्ता ही नहीं है कोई। इससे मतलब जनसंख्या बल भी दिखेगा और साथ में ही धरना खत्म होगा। जब तक लोग रहेंगे वहाँ, और इससे हम अपने बाइक से गए, चलो एक सेल्फी लिए, हाँ हम धरना में आए हैं, सारे बच्चे देखे और बाइक उठा कर निकल लिए, ऐसे सबसे सक्सेस थोड़ी ना होगा। और यहाँ पर मैंने धरने के वक्त
काफ़ी बच्चों से बात किया, तो यहाँ की सबसे बड़ी यही समस्या है फाइनेंशियल। जितने बच्चे हैं घर से 3000, 3500, 4000 रुपये आते हैं, उसमें बच्चे अपना बजट से फिक्स कर लेते हैं। अगर यहाँ से अगर सारे बच्चे मिलकर बस की बुकिंग कर लें तो वहाँ पर पहुँचने के बाद ये मान लीजिए जितने लोग हैं उतने तो रहेंगे, जब बस आएगी तभी सब लोग आएंगे और जनसंख्या बल भी दिखेगी, और जो जाएंगे अपना टिकट का भाड़ा उसमें दे सकते हैं, और इसी तरह अपना समर्थन भी होता रहेगा और समूह भी बनी रहेगी। जी धन्यवाद। ये भी काफी अच्छा सुझाव था। इसके लिए इस चीज को यहाँ पर नहीं, कोचिंग में भी बताना जरूरी है। जैसे आप यहाँ कोचिंग पढ़ते हैं कि जैसे एक बस कर लिया जाए, सब लोग साथ में निकलते, कहते हैं ना कि जैसे इनका मन नहीं है, इनका मन है 10 लोग का जाने का मन है, ये भी चले जाएंगे और लोग घूम ही आते हैं। मैं बता रहा हूँ धरने में आधे लोग घूमने आते हैं, धरने पे आए कहेंगे चलो लखनऊ से घूम लेंगे, जो है अमीनाबाद घूम लेंगे, हजरतगंज घूम लेंगे, तो आधे लोग घूमने के लिए भी आते हैं। मैं देखता हूँ कि धरना जो है जानते कितना चलता है, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का धरना खूब अच्छा चलेगा, और जैसे जैसे शाम होने की कगार पाते लोग ट्रेन देखने लग जाते हैं, अरे कितने बजे की ट्रेन है, गंगा गोमती 5 बजे की है, चलो नहीं छूट जाएगी। हाँ, उसी प्रकार से हमको आपको एक नेतृत्व करता, जैसे जिस कोचिंग में आप जा रहे हैं वहां से एक बस तैयार कर लीजिए, एक बस तैयार करिए, सबको ले जाइए। जब बस जाएगी नहीं तो बच्चा जाएगा नहीं, और उसको जिम्मेदारी दिया जाए कि जो है तब तक नहीं जाना जब तक धरना ना सफल हो। तो देखिए कैसे 49 लोग का कैसा भैया उसको पैसा दे के आए हैं और वो बस जाएगी नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं, और जब बस जाएगी तब जाएंगे, तो आधे लोग रुके रहेंगे। और ये भी मैं बता रहा हूं कि इस समय अगर हम सब अगर 5000 की संख्या में 10,000 की संख्या में अगर 5 दिन धरना कर दिया जाए इको गार्डन में तो काफी प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत जल्द ऐसे आसानी से कुर्सी मिल गई, उससे पहले बैठक हुई थी, 2024 का समीकरण तैयार किया जा रहा है। राज्य जाए लेकिन केंद्र न जाए, ये है भाजपा सरकार की कहानी, और केंद्र को एकदम तगड़े से देख रही है। और 2024 का चुनाव है और कोई ऐसी गलती करेगी नहीं, लेकिन लड़ना पड़ेगा। 2022 में भले ही सरकार को नहीं दबा पाए, लेकिन 2024 के चुनाव में दबाना पड़ेगा, तभी सरकार भर्ती देगी, अन्यथा भर्ती देने के मूड में नहीं है। और जो लोग घर बैठे यूट्यूब वाले कोचिंग वाले ये बता रहे हैं कि कोचिंग 2024 को देखते हुए सरकार भर्ती देने वाली है, तो वो उनकी सबसे बड़ी भूल है। और अगर ये भी एक अभी काफी लोग का फोन आ रहा है कि योगी जी ने कहा है कि 100 दिन में 10,000 भर्ती देंगे, तो भैया अगर 10,000 भर्ती देना है तो किसी का नहीं होना है। जूनियर एडेड में कल इसी मुद्दे पे मैं काफी बहस हुई परीक्षा नियामक सचिव जी से। जूनियर एडेड का फॉर्म आया 1750 कि 1850, उसमें 40,000 कुछ बच्चे पास हुए हैं, और जानते हैं कितना नंबर पाए हैं? 145, 137, 148, 149 हो सके 150 में 150 पाने वाले हैं। और इसीलिए मैं परेशान हूं कि वो पीडीएफ निकलवाना चाहता हूं कि 68,500, 69,000 किसी का भी रिजल्ट आता है तो आयोग पीडीएफ जारी करता है। आपको पता नहीं है, आयोग पीडीएफ जारी करता है, लेकिन जूनियर एडेड ऐसी भर्ती है कि जिसका पीडीएफ जारी करने से शासन से लेकर के परीक्षा नियामक भाग रहा है। कम से कम पता तो चलना चाहिए कि कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनका 149 नंबर है, कितने ऐसे लोग हैं जिनका 150 नंबर है। अभी तक मैं बता रहा हूं जिनकी योग्यता कभी बीटीसी पास करने की नहीं थी, जिनकी टेट पास करने की नहीं थी, जिनका सीटेट पास करने की नहीं थी, जिनका पेट में 37 नंबर है, वो 145 नंबर पाया है। तो आप बताइए इस भर्ती में आपको संदेह होगा कि नहीं होगा? यही सवाल जब मैंने परीक्षा नियामक सचिव से किया तो वो ये कहते हैं उसका उम्र तो भर ही गया है, अब हम क्या कर लेंगे। मतलब कि उनको दिलचस्पी ही नहीं है, क्योंकि उनको डर है ना कि कहीं सरकार इस पे एक्शन न ले, सरकार की बदनामी ना हो। तो पहली चीज ये भी देखना कि अगारहवीं जो भर्ती हो ईमानदारी पूर्वक हो। नहीं कहते नहीं है कि 17,000 भर्ती भी आई, 57,000 भी आई, तो भ्रष्टाचारियों, विधायक, संसद सब अपने अपने घर परिवार को भर लेंगे और एक आम नौजवान, किसान, मजदूर का लड़का नौकरी नहीं पाएगा। पेपर होने से पहले पेपर आउट हो जा रहा है। अरे हाई स्कूल इंटर का पेपर आउट हो जा रहा है, प्राइमरी का पेपर आउट हो जा रहा है, जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक में होता, कक्षा 5 का पेपर आउट हो जा रहा है।
तो सोचने वाली बात है कि नहीं है? इसलिए निवेदन है कि काफी अच्छा लगा आप सबके बीच में आपके विचारों से। संगठन में काफी जो निष्क्रिय लोग हैं उनको भी बदल करके जो एकदम एक्टिव लोगों को जोड़ा जाएगा, जो अपने से 100 लोग को लाने की क्षमता रखे। 75 जिला है। पश्चिम यूपी बहुत कमजोर था, आपके साथ हम भी बेरोजगार हैं, लेकिन अभी भी 3 दिवसीय दौरे में पश्चिम यूपी में गए थे, जिसमें से बुलंदशहर और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा जो है क्या कहते हैं उसको, गौतम बुद्ध नगर कहते हैं वहाँ, और गाजियाबाद और अलीगढ़, इतने 4 जिले में हम दौरा करके आए। वहाँ के छात्र एकदम मतलब वो तो दिल्ली के ही रम में रहते हैं, लेकिन जब वहाँ पर गए तो काफी छात्र जुड़े हैं जो काफी एक्टिव हैं। वो अपने, हमको लगता है वो अच्छे संगठन का संचालन करेंगे। तो इसी प्रकार से 75 जिला है, 75 जिले में अगर एक नेतृत्व करता अगर अच्छे से आकर के उसे जिम्मेदारी दिया जाएगा और उसको ये जिम्मेदारी दे दिया गया कि 100 बच्चों को लाना है, तो अगर एक जिले से 100 बच्चा आता तो 75 जिले से कितने आएंगे? 7500 है। मैं कह रहा हूँ 7500 की जगह पे 750 बच्चे भी 5 दिन धरने बैठ जाए तो सरकार सकारात्मक दिशा में काम करेगी। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। तो हमें आपको बस यही था, आपका विचार काफी बदलाव अब आगे की रणनीति में होगा, लेकिन बैठना नहीं है। आप सबको अपने कोचिंग में जा करके कल ही से जिस प्रकार से मोदी जी अपने टाइम से मन की बात करने आ जाते हैं, उसी प्रकार से आपको भी एक छात्र को बदल कर, जैसे आज हम कह रहे हैं अजीत जी आप वहां पे गए कोचिंग में, कल जाके आप बात रखेंगे, फिर सप्ताह बाद जो है एक अगले व्यक्ति को उठाइए, उससे कहिए कि नई शिक्षक भर्ती मुद्दे पर अपने विचार 15 मिनट के लिए कोचिंग में रखें, फिर अगले दिन किसी और को उठवाइए। उसी बीच में पढ़ने वाला छात्र जब उठ करके भर्ती मुद्दे की बात इस स्टेज से आपके बीच में रखेगा और पढ़ाई करेगा तो छात्रों के दिमागों में ये जाएगा कि हाँ भर्ती तभी आएगी जब संघर्ष करना पड़ेगा। और जैसे ही धरने की तिथि घोषित किया जाएगा और छात्रों के बीच में पहुंच